हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह आपका लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम क्लास 10th की सीरीज़ लेके आए हैं फिजिक्स की, जिसमें हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले बेटे मैं फिजिक्स में जो आपका चैप्टर वाइज डिवीजन है ये बता देता हूँ कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक जो क्लास 10th बोर्ड के लिए पढ़ने हैं वो जानना है। बेटा, क्लास 10th बोर्ड में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं बेटे। सबसे पहले आपको पढ़ना है टॉपिक लाइट का, और लाइट में 3 चैप्टर हैं बेटे जिनके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी है लाइट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है बेटे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरी नंबर प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरी नंबर प्रॉपर्टी है बेटा वो है, जो तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बेटा, अगर हमारे पास आंख ना होती तो कभी भी हम लोग जो ये कलरफुल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के कलर को देख पाते हैं, इन कलर्स को कभी भी देख नहीं सकते थे। तो ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं बेटे लाइट में, और 2 टॉपिक आपको कवर करने हैं। एक है पहला नंबर टॉपिक है, जो 2 रिमेनिंग टॉपिक हैं उन्हें जो कवर करना है वो हमारे लिए है इलेक्ट्रिक करंट नाम से बेटा। एक चैप्टर और है जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और दूसरा जो चैप्टर है इसके अलावा वो है हमारे लिए मैग्नेटिज्म। और भी चैप्टर थे, लेकिन बेटा आपको जो नई सिलेबस आई है सीबीएसई की तरफ से उसमें उन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। तो कहा जाए तो लेके देके हमें ये 5 चैप्टर्स पढ़ना है बेटा, जिसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं सौरभ सिंह आपको रिफ्लेक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पे सबसे पहले लेके चलूंगा। तो बेटा आपको पहले तो ये जानना है कि ये जो लाइट है ये जनरेट कहाँ से होती है, और सबसे पहले इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में लाइट कैसे आई है। बच्चों, लाइट का तब से इस दुनिया में प्रभाव है, इफेक्ट है, जब से बिग बैंग थ्योरी के थ्रू पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, नेबुलास का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है, तब से यहाँ पर लाइट मौजूद है। बोले तो 13.8 बिलियन ईयर्स से यूनिवर्स में लाइट मौजूद है। लाइट के बेटे 2 तरीके के सोर्स होते हैं। एक हमारा ऐसा सोर्स है जिसे हम लोग नेचुरल सोर्स बोलते हैं, और एक आर्टिफिशियल सोर्स होता है बेटा। तो नेचुरल सोर्स में आपको मिलेगा या तो कोई स्टार या तो कोई सन। ध्यान रखिएगा, स्टार्स या सन ही आपके लिए क्या है बेटा, नेचुरल सोर्स हैं। और इन नेचुरल सोर्सेस को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा सोर्स जिसमें से लाइट खुद ही निकल रही है, खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां पर हम स्विच ऑन करने नहीं जाते। घर में अगर हमें लाइट ऑन करनी है, ट्यूबलाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, सीएफएल ऑन करना है, तो हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट हमें मिलने लग जाती है बेटा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सन के लिए या किसी स्टार के लिए कोई लाइट के लिए स्विच नहीं बनी हुई है। ये नेचुरल सोर्सेज हैं जहां से हमें लाइट मिलती है, ये हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। और लाइट प्रोवाइड करने का मतलब किसी भी प्लेनेट में अगर सोर्स ऑफ लाइफ है तो वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। ध्यान रखिएगा बेटा। और दूसरे टाइप के होते हैं जो सोर्स, उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं। कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, सीएफएल है, ट्यूबलाइट है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, आर्टिफिशियल सोर्स बोलते हैं। उसके बाद लाइट सोर्सेस को देखो बेटा, 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक ल्यूमिनस सोर्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सन और स्टार्स हमारे लिए क्या है, ल्यूमिनस सोर्स हैं। मून एक क्या है बेटा,
नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। चांदनी रात में आपको उजाला या लाइट दिखाई जरूर देती होगी बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा लाइट पहले सन से मून के सरफेस पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि मून से भी लाइट आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और मून से अर्थ पे आने वाली जो लाइट का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है रिफ्लेक्शन पे, इसीलिए ये चैप्टर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्टार्ट करेंगे बेटा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे आते हैं बेटा। मैंने बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से पहले आपको बताया मैंने कि किस तरीके से सन के थ्रू अर्थ पे लाइट आती है और किस तरीके से आती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट समझा देता हूं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहली नंबर प्रॉपर्टी है कि लाइट हमें खुद दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखिएगा बेटा, लाइट क्या है, अपने आप में खुद इनविजिबल है, बट इट हेल्प्स टू सी अस अदर थिंग्स। ये हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने में जरूर हेल्प करती है, खुद ये हमें दिखाई नहीं देती है। और लाइट जो है बेटा ये नेचर में किस तरीके की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि बेटा सन से लाइट कहां पे आ रही है भाई, अर्थ पे आ रही है। सन से लाइट कहां पे आ रही है, अर्थ पे। और आपको मालूम है कि सन से अर्थ के बीच में यहां पे कोई मीडियम नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब होता है वेयर देयर इज नो मीडियम देयर इज नो पार्टिकल्स, उसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। और सन से लाइट जब अर्थ पे आती है तो बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सनलाइट अर्थ पे आती है। इसका मतलब है बेटा कि लाइट को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट प्रोपोगेट होने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, पहुंचने के लिए किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। और लाइट पूरे यूनिवर्स की बेटे सबसे तेज चलने वाली एंटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इससे ज्यादा तेज चलने वाली कोई एंटिटी नहीं है बेटा। और मैंने बोला कि लाइट हम अपने आप में दिखाई नहीं देती है, अपने से आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटेंट होती है, पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट को देखने में हमें हेल्प करती है। लेकिन आप कहोगे कि सर हमें डिफरेंट कलर की लाइट तो नजर आती है, तो डिफरेंट कलर की जो लाइट नजर आती है बेटे वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको विबग्योर का एक कॉन्सेप्ट लाइट के अगले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और विबग्योर एक कलरफुल लाइट का एक पैटर्न है, विजिबल लाइट का एक पैटर्न है, एक स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है बेटा। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपका 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि एक ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक लाई करेगी बेटे, वहां पर आपको विजिबल लाइट दिखाई देगी। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट दिखाई देंगे, रेड दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, वॉयलेट दिखाई देगा, इंडिगो दिखाई देगा। इस तरीके के जो कलर्स होते हैं, लाइट ऑफ कलर होते हैं, या इस कलर की जो लाइट्स होती हैं, इन्हें हम विजिबल लाइट कहते हैं बेटे। और यहाँ पे सबसे खास है आपके लिए रेड, इसीलिए मैंने अपना जो पेन लिया है ये भी रेड कलर का लिया है, क्योंकि रेड कलर की जो विजिबिलिटी है बेटे ह्यूमन आइज के लिए सबसे बेस्ट कलर है। कितना भी दूर कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर वो रेड कलर का है तो हमें आसानी से दिखाई दे जाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है बेटे। Now come to the next point. Light can be considered to propagate from one point to another point along a straight line joining them. इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है बेटा कि लाइट हमेशा बेटा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। कभी भी लाइट बेंड होके या टेढ़े मेढ़े नहीं चलती है, हमेशा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अगर मीडियम चेंज होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, अगर मीडियम चेंज होता है तो ही लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है। फिर भी जिस पॉइंट पे जा रही होगी, डेविएट होने के बाद भी
वो बिल्कुल स्ट्रेट ही चलेगी, ध्यान रखिएगा। और जो ये पाथ है इसी को हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट, ये जो आपको वर्ड्स मिलेंगे रे ऑफ लाइट, ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा बेटा। लाइट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटे। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट हमेशा, ध्यान रखिएगा, लाइट कभी भी, आप टॉर्च जलाओ बेटा, टॉर्च जलाओ और दीवार से उस तरफ लाइट कभी भी पास नहीं हो पाएगी, गेट से कभी भी दूसरे साइड लाइट पास नहीं हो पाएगी। साउंड पास हो सकता है बेटे, लेकिन लाइट पास नहीं होगी। लाइट हमेशा अगर किसी सरफेस को क्रॉस करके दूसरे साइड में जा रही है, इसका मतलब वो सरफेस हमेशा कैसा होगा बेटा? ट्रांसपेरेंट होगा। ग्लास, ग्लास, एयर, वाटर, डायमंड, ये कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे कि इनसे लाइट क्या हो जाती है बेटा। क्वार्ट्ज भी है, आसानी से वन साइड टू अनदर साइड पास हो जाती है। ओपेक मीडियम से कभी भी लाइट पास नहीं होती है। नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम से कभी भी लाइट बेटा पास नहीं होती है। और ये जो लाइट जब भी वन मीडियम टू अनदर मीडियम मूव करती है, तो ये जो फिनोमिनॉन है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन रिफ्रैक्शन के वक्त ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंट मीडियम में जाएगी, मीडियम चेंज करेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। नॉर्मली वैक्यूम में या एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बट जब भी मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और जो ये मेरा चैप्टर है जो मैं आपको समझाने वाला हूं थ्रू दिस टॉपिक, जो आप बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे, चमकदार सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो लाइट क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट होती है। खूब शरारत किए होगे, दूसरे के घर पे आपने वॉच से या मिरर के थ्रू लाइट को क्या किया होगा? डेविएट करके पहुंचाया होगा। या फिर जब भी किसी साइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट होके आती है और आपकी आंखें बिल्कुल चौंधिया जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लेन और साइनी सरफेस होता है वो लाइट की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफ्लेक्शन, उसे शो करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और जब भी लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है। तो ये पाथ से डेविएट होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है और रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। लाइट के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आए होगा। आसान सा टॉपिक है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने क्या बोला कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये फिनोमिनन किस टाइप को दिखाता है कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आती है उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाती है। ये अगर एयर से आई है बेटा लाइट, तो एयर में ही क्या हो जाए? बाउंस बैक हो जाए। मीडियम चेंज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एंड साइनी सरफेस, इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। और ये जो फिनोमिनॉन है लाइट का, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए मैंने एक रे ऑफ लाइट लिया है AO, एक रे ऑफ लाइट हमने लिया है बेटा AO, जो इंसिडेंट हुई है एक प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर। और इंसिडेंट होने के बाद ये जो AO रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में OB। तो OA आपके लिए इंसिडेंट रे है बेटा, AO आपके लिए क्या है? इंसिडेंट रे है, ध्यान रखिएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में जा रही है। OB आपके लिए क्या हो गई बेटे? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। OB आपके लिए क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं
वहां पे मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो इस परपेंडिकुलर को बेटा हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओ एन हमारे लिए क्या है, नॉर्मल है। ध्यान रखिएगा, ओ एन हमारे लिए क्या है बेटा, नॉर्मल है। और ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल नॉर्मल इंसिडेंट रे ओ ए के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जो रिफ्लेक्टेड रे ओ बी है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बेटा आर से डिनोट करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी प्लेन और साइनी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ये लाइट सेम मीडियम में बेटा बाउंस बैक कर जाती है, सेम मीडियम में वापस हो जाती है। ये जो बाउंसिंग बैक है या स्ट्राइक करने के बाद प्लेन और साइनी सरफेस को सेम मीडियम में वापस हो जाती है, ये जो फिनोमिनॉन है इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। बेटे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके फाउंडेशन के लिए, आपको और ज्यादा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन होता है तो रे ऑफ लाइट में जो वेलोसिटी है, वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा लाइट की ये प्रॉपर्टीज हैं। और लाइट की ये प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं बेटे, क्योंकि लाइट दो तरीके से काम करती है। लाइट के दो नेचर होते हैं बच्चों, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो ध्यान रखिएगा लाइट की ये प्रॉपर्टीज जो आती हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा ये रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती हैं कभी भी। ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुई है, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है रिफ्लेक्टेड रे की भी वही स्पीड है। जो एओ का वेवलेंथ है वही ओबी का भी वेवलेंथ है बेटा। जो एओ लाइट की फ्रीक्वेंसी है वही ओबी लाइट की भी फ्रीक्वेंसी है। हाँ, लेकिन जब मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा, जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। या आप कह सकते हो कि सर इंटेंसिटी में चेंज आएगा। उसके बाद बेटे ये इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन है लाइट का जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनको भी हमें डिस्कस करना है। तो रिफ्लेक्शन के लॉज में बेटा दो तरीके के लॉ का रिफ्लेक्शन का लॉ होता है बेटा। उसमें पहला नंबर लॉ है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम में क्या हो जाती है बच्चों, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सेम मीडियम में क्या हो जाती है, बाउंस बैक। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि रिफ्लेक्शन के वक्त जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं दैट इज आई एंड आर। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों एंगल दैट इज आई एंड आर ये हमेशा बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल आर के। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज इंसिडेंट एंगल आई, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज एंगल आर, ये हमेशा क्या होंगे बेटे, सेम होंगे। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। नाउ सेकेंड लॉ पे आते हैं बेटा। ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये हमेशा तीनों के तीनों हमेशा सेम प्लेन पे होंगे बेटा। ध्यान रखिएगा, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन पे नहीं होंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा कैसे होने चाहिए बच्चों, हमेशा तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए। अच्छा, बताने के लिए तो हम आपसे बोल रहे हैं कि प्लेन और साइनी सरफेस होना चाहिए बेटे, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्लेन और साइनी सरफेस नहीं भी हुआ, कर्व सरफेस हुआ, रगेड सरफेस हुआ, रफ सरफेस हुआ, वहां पे भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन आपको दिखाई देगा। और इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, इसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जब भी आपका रिफ्लेक्शन
थ्रू कर्व सरफेस या रगेड सरफेस या रफ सरफेस होगा तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बच्चों बोलते हैं डिफ्यूज्ड सरफेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेन और शाइनी सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, या फिर रफ सरफेस भी बोल सकते हो। आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिनॉन दिखाई देगा बच्चों। आते हैं एक क्वेश्चन पे बेटा, देखिए सब लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों। और देखिए इनको मैं आपको और इजी तरीके से करके दिखाता हूं। यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि सर ने बताया है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इंसिडेंट रे है AO, उसे इसने सरफेस पे इंसिडेंट किया है, हॉरिजॉन्टल पे इंसिडेंट किया है 30 डिग्री एंगल पे, और हमसे बच्चों पूछ रहा है एंगल I और एंगल R की वैल्यू। तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला कि ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा टोटल एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो एंगल I प्लस में 30 डिग्री किसके इक्वल हो गया बच्चों, 90 डिग्री के। तो एंगल I की वैल्यू हो गई 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। एंगल I की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और अगर एंगल I 60 डिग्री है तो एंगल I हमेशा बेटा किसके इक्वल होता है, एंगल R के। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे एंगल I और एंगल R का पूछेगा तो आप आराम से बता ले जाओगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मैं मान ले रहा हूं कि मेरे पास एक प्लेन और शाइनी सरफेस है जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है बेटा। रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, किसी एंगल पे इंसिडेंट नहीं हो रही है। और आपसे एंगल I और एंगल R की वैल्यू को पूछा जा रहा है बेटा, आपसे एंगल I और एंगल R की वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली ही वो रिफ्लेक्ट भी होगी। और यहाँ पे देखिए कि हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक ही लाइन पे है बेटा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारी बेटा क्या है, सिंगल लाइन पे ही है, ध्यान दीजिएगा। और यही इस क्वेश्चन के पीछे का खेल है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन पे है। दैट मीन्स कि कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और अगर कोई भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंगल I और एंगल R की वैल्यू हो जाएगी 0। मैंने आपको बोला है कि एंगल I, आप एंगल I कब बोलोगे बेटे, एंगल I कब बोलोगे, जब आपका नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रहा होगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रहा है। क्या यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ कोई एंगल बना रहा है, नहीं बेटा। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर इंसिडेंट एंगल 0 हो गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एंगल की काउंटिंग I और R की काउंटिंग हमेशा नॉर्मल के साथ ही करना है बच्चों। हमेशा किसके साथ करना है बच्चों, नॉर्मल के साथ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो I है, रिफ्लेक्टेड एंगल R है बेटा, और यहां पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फिर से वही वाली बात, 60 डिग्री प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 90। क्यों, क्योंकि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो एंगल I की वैल्यू हो गई, एंगल I की वैल्यू हो गई 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल I हमेशा एंगल R के इक्वल होता है, तो दोनों हो गए 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है इमेज।
क्योंकि रे ऑफ लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आईज पे बनता है। बेटा ध्यान रखिएगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जब तक हमारी आईज पे नहीं बनेगा हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि जो रे ऑफ लाइट होती है बच्चों वो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, वो हमारी आईज पे सेंसेशन क्रिएट करती है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं बच्चों। और इस तरीके से जो आंखों पे या जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बेटा दो टाइप का इमेज होता है। इमेज नेचर में कितने टाइप की होती हैं बच्चों? इमेज नेचर में 2 टाइप की होती हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है बेटा वर्चुअल इमेज, जहां पर आपको रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जहां पे भी अपीयर वर्ड आपको दिखाई देगा आप तुरंत समझ जाना वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाकई में इमेज बनती तो है, ये हमें वाकई में इमेज बनती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन कैसे? इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट। हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाकर मिल रही होंगी। किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कब होता है बच्चों? जब रे ऑफ लाइट्स, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे ऑफ लाइट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जहां इंटरसेक्शन होगा रेज ऑफ लाइट का वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जब रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो तो वहां पर हमेशा फॉर्मेशन होता है वर्चुअल इमेज का, ध्यान रखिएगा। और जो वर्चुअल इमेज होती है इसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, लेकिन रियल इमेज में आपको रियली मीट्स या रियली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट समझ में आएगा, दिखाई देगा, लिटरली दिखाई देगा कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस रियली मीट्स की वजह से दैट मीन्स सही में रेज ऑफ लाइट जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये लिटरली आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं बेटे। और इस तरीके की इमेज को भी, इस तरीके की इमेज को, रियल इमेज को हम पर्दे पे उतार सकते हैं बेटे, स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, जब मूवीज चलती हैं पर्दे पे, स्क्रीन पे, तो वहां बनने वाली जो इमेज होती हैं वो सारी की सारी बच्चों रियल इमेज होती हैं। तो इमेज क्या है बेटा? इमेज किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हमारी आंख में इमेज बनता है बच्चों। ये इमेज होती है। और इमेज 2 टाइप की होती हैं, एक रियल इमेज होती है बच्चों और एक वर्चुअल इमेज होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे रिफ्लेक्शन से वो मिरर के ऊपर ही मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मिरर आपका 2 टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर होता है बच्चों और एक स्फेरिकल मिरर होता है। मिरर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। बच्चों प्लेन मिरर कैसे बनता है? प्लेन मिरर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा फ्लैट ग्लास का स्लैब लेने वाले हैं, या आसान भाषा में बोलूं तो एक कांच का टुकड़ा लेना है और उस कांच के टुकड़े को, उस फ्लैट ग्लास स्लैब को हमें क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है बेटा। और पॉलिश कर देने के बाद अब वो जो ट्रांसपेरेंट था वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि दूसरे साइड में हमने पॉलिश कर दी है। तो जिस साइड में पॉलिश कर दिया है उसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, और जो दूसरा साइड बनेगा ये हमारे लिए हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही हम अपनी इमेज को देखते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही हम लोग अपनी इमेज को देखते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाली जो इमेज है वो किस तरीके से बनती है सर, ये हमको बताइए। तो बेटे यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक प्लेन मिरर लिया है और प्लेन मिरर का ये मैं मान लेता हूँ कि प्लेन मिरर का ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और किसी ऑब्जेक्ट को मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा कर देता हूँ। तो मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है।
तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें प्लेन मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। तो मैं मान लेता हूं एक बच्चा है राम, जिसकी हाइट है 5 फीट। जिसकी हाइट कितनी है बेटा? 5 फीट, और वो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है मिरर में, समझिएगा। अगर हमारा जो बंदा है राम, वो मिरर के सामने 5 मीटर पे खड़ा होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर बेटे, वो भी 5 मीटर पे ही बनेगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जिस डिस्टेंस पे होगा उसकी इमेज भी मिरर में बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस पे बनेगी बेटा। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, जो साइज होगा, सेम साइज उसकी इमेज का भी होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड द मिरर उसी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही साइज इमेज का भी होगा। इधर हमारे लिए ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही हमारी इमेज बेटा, ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर होता है, दिमाग में इस चीज को बच्चों रखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा फिनोमिनॉन आता है लैटरल इन्वर्जन का बेटा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट में जो राइट साइड में देखेंगे वही हमें इमेज में लेफ्ट साइड में दिखाई देगा बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और लैटरल इन्वर्जन में ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा, इमेज का राइट ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा बेटा। इस बात को दिमाग में रखेंगे और ये जो फिनोमिनन होता है इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। उसके बाद बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट को, राम को अगर अपनी पूरी इमेज मिरर में देखनी है तो राम की हाइट अगर बेटे 5 फीट है तो उसके लिए उसकी पूरी इमेज को बनाने के लिए जो मिरर का साइज होता है हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स कि अगर राम अपनी पूरी इमेज को देखना चाहता है तो उसको मिरर लेना पड़ेगा 2.5 फीट का बेटा। अगर वो 5 फीट का है तो एट लीस्ट पूरी इमेज को देखने के लिए उसके सामने जो मिरर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए बेटा? 2.5 फीट का होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्लेन मिरर में आपको जाननी चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है, वो ये है कि प्लेन मिरर बेटा हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चों? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा नेचर में इरेक्ट होती है। नेचर में कैसी होती है बेटा? इरेक्ट। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को सीधा खड़ा हुआ पाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका पैर ऊपर हो जाए और सर नीचे हो जाए। इट विल नेवर हैपन। इसीलिए इस टाइप की जो इमेज होगी वो कैसी होगी? नेचर में इरेक्ट। और वर्चुअल इमेज बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा नेचर में कैसी होती हैं? इरेक्ट ही होती हैं। इस प्रॉपर्टीज के लिए भी मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना रखी है, ध्यान दीजिएगा। जो चीजें मैंने अभी तक समझाई हैं वो स्लाइड में भी मैंने आपको नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए अलग से दे रखी हैं कि द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। कब ऐसा होगा? जब वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा होगा। सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। upside of the image is upside of the object। ध्यान रखिएगा। The size of the image in a plane mirror is always as the same size of the object। उसके बाद image formed in plane mirror as far behind the mirror as the object is in front of the mirror। जितना सामने आप मिरर के होगे आपकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर बनेगी बच्चों। The image formed in a plane mirror is laterally inverted, that is the left side of the object becomes the right side of the image and vice versa। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है
तो हमारे इस लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेटे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ये फिजिक्स सीरीज मैं आपको पूरी कंप्लीट करके दूंगा और आने वाले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के रिलेटेड हैं, मैं उन सबको आपको यहीं पर सॉल्व कराऊंगा और इन्हीं तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।